नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, एक बहुत पुरानी कहावत है, लीडर पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं आर.के, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। लीडरशिप कोई डीएनए नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या किसी कंपनी के मैनेजर। जी हाँ, और आज हम जिस किताब का निचोड़ आपके लिए लाए हैं वो दुनिया भर में लीडरशिप की बाइबल मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं जॉन सी मैक्सवेल की मास्टरपीस अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, डेवलपिंग द लीडर विद इन यू। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब पोजीशन नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो आप एक लीडर हैं। तो अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ को रास्ता दिखाने वाला बनना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। चलिए अपने अंदर के उस सोए हुए शेर को जगाते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। लीडरशिप, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कोई बड़ा सा ऑफिस, एक शानदार कुर्सी या शायद किसी कंपनी का सीईओ। पर क्या लीडरशिप सिर्फ एक पदवी है या इससे कहीं गहरा कुछ और? आज हम ना इसी सवाल को थोड़ा कुरेदने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने जॉन सी मैक्सवेल की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं के कुछ मुख्य विचार हैं। हमारा मकसद ये जानना नहीं है कि मैनेजर क्या करता है, बल्कि ये समझना है कि एक लीडर सोचता कैसे है। बिल्कुल, और हम कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों की पड़ताल करेंगे, जैसे लीडरशिप असल में है क्या, ये सिर्फ हुक्म चलाने से कैसे अलग है, और सबसे जरूरी ये वो कौन से गुण हैं जिन्हें कोई भी अपने अंदर विकसित करके ज्यादा प्रभावशाली बन सकता है, चाहे उसका ओहदा कुछ भी हो। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सोच से करते हैं। हयात होटल्स के प्रेसिडेंट ने एक बार कहा था कि 99% कर्मचारी असल में अच्छा काम करना चाहते हैं। टीम कैसा काम करती है ये असल में उनके लीडर की ही परछाई है। ये बात तो सीधे सीधे जिम्मेदारी लीडर के कंधों पर डाल देती है। और यहीं से लीडरशिप का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत निकल कर आता है कि लीडरशिप का मतलब है प्रभाव, पद नहीं। हम सब बॉस और लीडर के फर्क को जानते हैं, लेकिन यहाँ इसे एक अलग नजरिए से देखा गया है। ये डर और उत्साह के बीच की लड़ाई है। ये दिलचस्प है। एक बॉस शायद अपनी टीम को डरा कर काम करवा ले, उन्हें ये महसूस कराए कि अगर काम नहीं हुआ तो नतीजा बुरा होगा। हाँ, और वो हर कामयाबी का श्रेय खुद लेता है, मैंने ये किया वाली भाषा बोलता है। जबकि लीडर ठीक इसका उल्टा करता है, वो टीम में जोश भरता है, उन्हें एक बड़े मकसद का हिस्सा महसूस कराता है। वो कहता है हम ये कर सकते हैं। और जब कोई गड़बड़ होती है तो बॉस ये ढूंढता है कि किसकी गलती है, जबकि लीडर ये ढूंढता है कि गलती को ठीक कैसे किया जाए। बॉस कहता है जाओ, लीडर कहता है चलो साथ चलते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं है, ये सोच का फर्क है। यहीं पर मुझे वो कहानी याद आती है जो दिखाती है कि पद पर आधारित अधिकार कितना खोखला हो सकता है। मशहूर धर्मगुरु बिली ग्राहम एक बार किसी शहर में थे और उन्होंने एक बच्चे से पोस्ट ऑफिस का रास्ता पूछा। अच्छा। बच्चे ने उन्हें रास्ता बता दिया। इसके बाद ग्राहम ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि आज शाम मैं शहर में भाषण दे रहा हूँ, तुम जरूर आना, मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। तो उस बच्चे ने क्या कहा? उस बच्चे का जवाब कमाल का था। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, माफ कीजिए, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। जिसे पोस्ट ऑफिस का रास्ता नहीं मालूम वो मुझे स्वर्ग का रास्ता कैसे बता सकता है? हाँ, बिल्कुल सीधी बात। ये कहानी बहुत मजेदार तरीके से बताती है कि असली प्रभाव किसी टाइटल या पदवी से नहीं आता। सही। वो आपकी काबिलियत और लोगों के आप पर भरोसे से आता है। अगर लोग आप पर भरोसा ही नहीं करते तो आपका ओहदा किसी काम का नहीं। और ये प्रभाव बहुत निजी होता है। मुझे एक कविता याद आ रही है जिसका भाव कुछ ऐसा है कि एक पिता बहुत संभल कर चलता है क्योंकि एक छोटा बच्चा उसके कदमों के निशान पर चल रहा है और वो जानता है कि वो बच्चा वैसा ही बनना चाहता है जैसा वो है। यह हमें याद दिलाता है कि हम चाहें या ना चाहें हमारे काम दूसरों पर एक छाप छोड़ रहे हैं। और इस तरह का गहरा प्रभाव डालने की पहली और सबसे मजबूत शर्त ही यही है कि लोग आप पर भरोसा करें। और भरोसा आता है ईमानदारी से, जो लीडरशिप का दूसरा स्तंभ है। हाँ, ईमानदारी। ये बात एक सर्वे में भी सामने आई थी जब 1300 सीनियर एग्जीक्यूटिव से पूछा गया कि किसी व्यक्ति में सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला जवाब था ईमानदारी। और ये सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं है, ये लीडरशिप की बुनियाद है। यहाँ छवि और ईमानदारी के बीच का फर्क समझना जरूरी है।
छवि वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। और ईमानदारी? उन्होंने उस दीवार को पार किया। उन्होंने दीवार को नहीं तोड़ा, बल्कि दरवाजे पर तैनात पहरेदारों को रिश्वत देकर दरवाजे खुलवा लिए। अच्छा, मतलब समस्या दीवार की मजबूती में नहीं थी, बल्कि पहरेदारों के चरित्र की कमजोरी में थी। बिल्कुल, ये उदाहरण बहुत शक्तिशाली है और इसमें एक और गहरी बात छुपी है कि चरित्र कोई निजी मामला नहीं है। एक पहरेदार का व्यक्तिगत लालच पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा देता है। इसी तरह एक लीडर की व्यक्तिगत बेईमानी पूरी टीम या संगठन के भविष्य को खतरे में डाल सकती है। सही बात है। और ये चरित्र दिखता है आपके शब्दों और कामों के तालमेल में। मैंने खुद महसूस किया है, एक पुराने ऑफिस में हमारे बॉस हमेशा कहते थे 5 बार पहले, लेकिन खुद कभी शाम 6 बजे से पहले घर नहीं जाते थे। इसका असर पूरी टीम के कल्चर पर पड़ता था। कोई भी घर जाने में हिचकिचाता था। ये एकदम सटीक उदाहरण है, क्योंकि लोग जो सुनते हैं उसे समझते हैं, लेकिन जो देखते हैं उस पर यकीन करते हैं। जब लीडर कहता है समय पर आओ और खुद देर से आता है, तो वो बिना कुछ कहे ये संदेश दे रहा है कि नियम दूसरों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। और वहीं पर भरोसा टूटना शुरू हो जाता है। तो एक बार जब एक लीडर ईमानदारी जैसी मजबूत नींव पर खड़ा हो जाता है, तभी वो मुश्किल फैसले ले पाता है। और शायद सबसे मुश्किल फैसलों में से एक होता है प्राथमिकताएं तय करना। ये चुनना कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। और ये बहुत मुश्किल काम है, खासकर जब आपके सामने कई अच्छे विकल्प हों। एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प उदाहरण है शेर को वश में करने वाले ट्रेनर का। जब वो शेर के पिंजरे में जाता है तो अपने साथ बंदूक या चाबुक नहीं, क्या लेकर जाता है? एक 4 पैरों वाला स्टूल। एक स्टूल? ये तो बड़ा अजीब तरीका है। क्या ये सिर्फ जानवरों पर काम करता है, या हम इंसानों का दिमाग भी इसी तरह भटक जाता है जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं? ये सवाल ही इसका जवाब है। ट्रेनर जब स्टूल के चारों पैरों को शेर के चेहरे की तरफ करता है, तो शेर एक साथ चारों पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। उसका दिमाग एक जगह फोकस नहीं कर पाता और इस उलझन में वो लगभग सुन्न हो जाता है। वो हमला नहीं कर पाता। मतलब बहुत सारी प्राथमिकताएं हमें पंगु बना देती हैं। हाँ बिल्कुल। हम कुछ भी नहीं कर पाते। और अगर हमारी प्राथमिकताएं गलत हों तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। इसका एक बेहद दुखद उदाहरण है ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ान 401 का हादसा। हाँ, ये कहानी हर लीडर को सुननी चाहिए। 1972 में एक हवाई जहाज मियामी में उतरने वाला था। सब कुछ ठीक था, लेकिन लैंडिंग गियर की एक छोटी सी हरी बत्ती नहीं जली। सिर्फ एक लाइट। हाँ, पायलट को लगा कि शायद लैंडिंग गियर में कोई बड़ी खराबी है, जबकि वो सिर्फ एक $75 का बल्ब था जो फ्यूज हो गया था। हाँ, लेकिन पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर तीनों उसे एक छोटी सी लाइट की समस्या को सुलझाने में इतने मगन हो गए कि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ऑटो पायलट बंद हो गया है और जहाज धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और फिर वो जहाज फ्लोरिडा के दलदल में क्रैश हो गया। 101 लोगों की मौत हो गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि क्रू ने एक छोटी सी मामूली सी चीज पर अपना सारा ध्यान लगा दिया और अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता, जहाज को सुरक्षित उड़ाना, भूल गए। ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात है। ये दिखाता है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के काम में छोटी छोटी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि हम बड़ी तस्वीर देखना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी हमें अपनी असली प्राथमिकताएं तभी समझ आती हैं जब हम किसी बड़े संकट में होते हैं। टाइटैनिक जब डूब रहा था तो एक महिला को लाइफ बोट में जगह मिली। उसे अपनी कीमती चीजें लाने के लिए सिर्फ 3 मिनट दिए गए। 3 मिनट? हाँ, वो अपने केबिन की तरफ भागी। गलियारों में पैसे, हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। उसने उन सबको लांघकर अपने कमरे से सिर्फ 3 संतरे उठाए और वापस आ गई। उस पल में उसकी जिंदगी के लिए वो 3 संतरे उन हीरो से ज्यादा कीमती थे। संकट हमें फिल्टर करने पर मजबूर कर देता है। ये बताता है कि असल में क्या मायने रखता है। और कभी-कभी जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है बदलने की हिम्मत दिखाना। बिल्कुल। और यहीं पर लीडरशिप का चौथा सिद्धांत आता है, बदलाव को स्वीकारना और उसका नेतृत्व करना। एक लीडर सिर्फ बदलाव पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो बदलाव की वजह बनता है। जो ऐसा नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं। हेनरी फोर्ड इसका क्लासिक उदाहरण है। अपनी मॉडल टी कार के साथ। हाँ, उन्हें अपनी बनाई मॉडल टी से इतना लगाव था कि वो उसमें एक छोटा सा बदलाव भी करने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे, ग्राहक कोई भी रंग चुन सकता है जब तक कि वो काला हो। और जब उनके सलाहकारों ने कहा कि बाजार बदल रहा है तो उन्होंने बात नहीं मानी।
और नतीजा ये हुआ कि जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां नए नए डिजाइन और रंगों वाली गाड़ियां लेकर आईं और फोर्ड का मार्केट शेयर बुरी तरह गिर गया। ये एक कड़वा सबक है कि अगर आप बदलते वक्त के साथ नहीं बदलते तो वक्त आपको बदल देता है। लेकिन सवाल यह है कि लोग बदलाव का विरोध करते क्यों हैं? हम जानते हैं कि ये जरूरी है, फिर भी हम इससे बचते हैं। इसके पीछे मनोविज्ञान ये है कि हमारा दिमाग आराम चाहता है। हम अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। बदलाव का मतलब है कुछ नया सीखना, अनजाने रास्ते पर चलना और जिसमें असफलता का डर भी होता है। इसका कोई और बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है जहां बदलाव के विरोध ने भारी नुकसान किया हो? सदियों तक समुद्री जहाजों पर काम करने वाले लाखों नाविक इस भयानक बीमारी से मरते रहे। उनकी मसूड़ों से खून आता था, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते थे और अंत में मौत हो जाती थी। और इसका इलाज बहुत आसान था, है ना? बेहद आसान। सिर्फ खट्टे फल जैसे नींबू या संतरा खाने से ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती थी। ये बात 16वीं सदी में ही कुछ लोगों को पता चल गई थी। 1747 में जेम्स लिंड नाम के एक डॉक्टर ने बकायदा प्रयोग करके ये साबित भी कर दिया। लेकिन ब्रिटिश नेवी की लीडरशिप ने इस बदलाव को अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? मतलब जब इलाज पता था तो? क्योंकि ये उनकी पारंपरिक सोच के खिलाफ था। उन्हें लगा कि एक डॉक्टर की बात मानने से उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। इस हमेशा से ऐसा ही होता आया है वाली सोच की वजह से लिंड के प्रयोग के लगभग 50 साल बाद तक हजारों नाविक मरते रहे। आखिरकार 1794 के बाद जब नींबू का रस देना अनिवार्य किया गया, तब जाकर ये बीमारी खत्म हुई। ये सोचना भी भयानक है। हजारों जानें सिर्फ इसलिए चली गईं क्योंकि कुछ लोग बदलने को तैयार नहीं थे। ये सोचने वाली बात है कि आज हमारी जिंदगी में या हमारे काम में वो कौन से खट्टे फल हैं, वो आसान समाधान जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब अक्सर हमारे नजरिए में छुपा होता है, जो लीडरशिप का 5वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अंदर की सोच को बदलना पड़ता है। इस पर एक कहानी है। एक व्यक्ति ने अपनी बांह पर टैटू गुदवाया था जिस पर लिखा था, हारने के लिए पैदा हुआ। एक चीनी टैटू आर्टिस्ट ने जब यह देखा तो उसने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, शरीर पर टैटू बनने से पहले ये दिमाग में बनता है। हमारी बाहरी हकीकत हमारे अंदरूनी नजरिए की ही परछाई है। बिल्कुल, हम जैसा सोचते हैं दुनिया हमें वैसी ही दिखने लगती है। हमारी उम्मीदें हमारी हकीकत को गढ़ती हैं। इस पर एक बहुत मशहूर प्रयोग हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में कुछ शिक्षकों को कुछ सामान्य IQ वाले बच्चे दिए गए और उनसे कहा गया कि ये स्कूल के सबसे होशियार, सबसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। और शिक्षकों ने इस बात पर यकीन कर लिया। उन्होंने पूरी तरह यकीन कर लिया। उनकी उम्मीदें उन बच्चों से आसमान छूने लगी। उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान दिया, उन्हें ज्यादा प्रोत्साहित किया और साल के अंत में जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। मतलब सिर्फ उम्मीदों ने इतना फर्क डाल दिया? हाँ, उनका स्कोर पूरे जिले के बच्चों से 20 से 30% बेहतर था। असली फर्क बच्चों की काबिलियत में नहीं, शिक्षकों के नजरिए में था। वाह! और इसका सबसे बड़ा और प्रेरणादायक उदाहरण शायद रॉजर बैनिस्टर की कहानी है। दशकों तक ये माना जाता था कि इंसान के लिए 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ना शारीरिक रूप से नामुमकिन है। बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक कहते थे कि ऐसा करने पर इंसान का दिल फट जाएगा। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक दीवार बन चुकी थी, एक ऐसी सीमा जिसे कोई तोड़ने की सोचता भी नहीं था। बिल्कुल, लेकिन 6 मई 1954 को रॉजर बैनिस्टर ने उस असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने 3 मिनट 59.4 सेकंड में मील की दौड़ पूरी की। पर असली चमत्कार इसके बाद हुआ। जिस काम को हजारों सालों से नामुमकिन माना जा रहा था, बैनिस्टर के ऐसा करने के सिर्फ 46 दिन बाद एक और धावक ने कर दिखाया। अगले 1 साल में 37 और धावकों ने 4 मिनट की सीमा को तोड़ दिया। ये साबित करता है कि असली बाधा शरीर में नहीं, दिमाग में थी। जैसे ही एक इंसान ने उस मानसिक दीवार को तोड़ा, बाकी सब के लिए भी रास्ता खुल गया। हमारा नजरिया ही हमारी सीमाओं को तय करता है। एक लीडर का काम यही है, पहले अपनी और फिर अपनी टीम की सोच की सीमाओं को तोड़ना। तो आज की हमारी बातचीत से ये साफ है कि लीडरशिप एक सफर है। ये प्रभाव से शुरू होता है, ईमानदारी की नींव पर खड़ा होता है, प्राथमिकताओं से दिशा पाता है, बदलाव की लहरों पर सवारी करता है और आखिर में
सब कुछ आपके नजरिए पे आकर टिक जाता है। और ये सिद्धांत सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया के लिए नहीं है, ये एक माता पिता के लिए भी है जो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, एक शिक्षक के लिए जो छात्रों को प्रेरित करना चाहते हैं, या टीम के उस सदस्य के लिए भी जो अपने काम से दूसरों पर सकारात्मक असर डालना चाहता है। ये जिंदगी के हर पहलू में लागू होते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं को एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। ये कहानी है एल्फ्रेड नोबेल की, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। एक दिन सुबह उन्होंने अखबार उठाया और ये देखकर सन्न रह गए कि उसमें उनके ही निधन की खबर छपी थी। लेकिन वो तो जिंदा थे। हाँ, असल में उनके भाई की मौत हुई थी, पर अखबार ने गलती से एल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु लेख छाप दिया। उस लेख का शीर्षक था मौत का सौदागर मर गया। उसमें लिखा था कि नोबेल एक ऐसे इंसान थे जो लोगों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और ज्यादा तादाद में मारने के तरीके खोजकर अमीर बने। ये पढ़कर उन्हें कैसा लगा होगा? वो टूट गए। उन्हें ये सोचकर गहरा सदमा लगा कि दुनिया उन्हें हमेशा इसी रूप में याद रखेगी। उस एक अखबार की खबर ने उन्हें अपनी विरासत को पूरी तरह बदलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति विज्ञान, साहित्य और शांति के लिए काम करने वालों को सम्मानित करने के लिए दे दी, और इस तरह नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई। ये एक अद्भुत कहानी है कि जब तक आप जिंदा हैं, आपके पास अपनी कहानी को बदलने का मौका है। तो हमारा आखिरी सवाल यही है, अगर किसी को कल आपकी विरासत के बारे में लिखना हो तो वो क्या लिखेंगे, और क्या उसे बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है? तो दोस्तों, ये थी जॉन मैक्सवेल की वो फिलॉसफी जो हमें याद दिलाती है कि दुनिया को बॉस की नहीं, लीडर की जरूरत है। बॉस आदेश देता है, लेकिन लीडर साथ चलता है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड आपको अपनी लीडरशिप जर्नी शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और कॉलीग्स के साथ शेयर जरूर करें जो अब तक सिर्फ मैनेजर बनकर खुश हैं। उन्हें बताइए कि लीडर कैसे बनते हैं, और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर दें। और अब आज का सवाल, इसका जवाब देने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी नजर में एक सच्चे लीडर के अंदर सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए? ईमानदारी या साहस, और क्यों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जानना चाहते हैं कि आपकी लीडरशिप की परिभाषा क्या है। मैं काजल और मैं आर.के. आपसे फिर मिलेंगे सफलता के नए नियमों के साथ। तब तक के लिए लीड करना शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।